हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस बीएससी पार्ट थर्ड के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने इस क्लास में इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, पॉलीमर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स कितने होते हैं या कितनी प्रकार के ये पॉलीमर्स या बहुलक होते हैं। तो हमने पिछली क्लास में जैसा कि हमने देखा था कि पॉलीमर्स किसे कहते हैं और इनके प्रकार या इनके कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो ये दो तरह के बहुलक होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक बहुलक। और इनके कंपैरिजन ऑफ इनका बहुलक या कंपैरिजन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में भी जैसा हमने देखा, तो हम देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क था। जैसे कि हम देखते हैं कार्बनिक बहुलक जो है, कार्बनिक बहुलकों का बैकबोन कार्बन परमाणुओं की बनी होती है और अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक बहुलक की बैकबोन जो है वो अकार्बनिक परमाणुओं से बनी होती है। कार्बनिक बहुलकों में समपरमाणुक बंधन होने के बंध की प्रकृति अधिकांश सहसंयोजी होती है, जबकि अकार्बनिक बहुलकों के अलग अलग परमाणुओं के बंधे होने के कारण इनमें बंधन अधिकांशतः ध्रुवी तथा उपसहसंयोजी होते हैं। कार्बन बहुलकों का मुख्य ढांचा एक से अर्थात कार्बन परमाणुओं का बना होता है, जबकि अकार्बनिक बहुलकों का ढांचा एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। कार्बनिक बहुलकों में क्रॉस लिंकेज पाया जाता है, जबकि अकार्बनिक बहुलकों में क्रॉस लिंकेज नहीं होता है। कार्बनिक बहुलक सामान्यतः ज्वलनशील होते हैं। अकार्बनिक बहुलकों में सल्फर एक अपवाद या एक्सेप्शन है, इसको छोड़कर बाकी सभी अज्वलनशील होते हैं। जैसा कि हम ये इनका मेन डिफरेंस या कंपैरिजन देख चुके हैं। अब हम इनके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करें तो अकार्बनिक बहुलकों को मुख्यतः दो वर्गों में दो प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जा सकता है या दो भागों में इनको बांटा जाता है। पहली प्रकार का वर्गीकरण बहुलकों की संरचना पर आधारित है, जबकि दूसरी प्रकार का वर्गीकरण बहुलक की रीढ़ में उपस्थित या उसके बैकबोन में उपस्थित परमाणुओं पर आधारित है। यहाँ हम संरचना के आधारित वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे। संरचना के आधार पर अकार्बनिक बहुलक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, रेखीय अकार्बनिक बहुलक, जिसको कि हम लीनियर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी कहते हैं। इन बहुलकों की संरचना रेखीय होती है। केंद्रीय परमाणु अन्य दो इकाइयों से जुड़कर रेखीय संरचना बनाता है। ये संरचनाएं सरल रेखीय तथा टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग हो सकती हैं। अब सरल रेखीय संरचनाओं को देखें तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, इन बहुलकों की संरचना सरल होती है, सरल रेखीय होती है। जैसा कि उदाहरण हम देखें तो पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड जो कि नीचे दिया गया है संरचना 8.1A में, ये एक रेखीय संरचना का उदाहरण है। जो कि ए हम इस डायग्राम में जैसा ये हम देख रहे हैं, ये ए जो है डायग्राम, ये है फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड जो कि एक सरल संरचना है। टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग, ये जो कि अब हम इस डायग्राम इस बी में देखते हैं। जैसे कि इस डायग्राम बी जो कि एक टेढ़ी मेढ़ी या एक जिगजैग संरचना है, ये बी तरह का क्लासिफिकेशन है। टेढ़ी मेढ़ी संरचनाओं में इन बहुलकों में इकाइयां आपस में इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि दो इकाइयों के मध्य का कोण, उनके बीच का जो बॉन्ड है वो 90 डिग्री के आसपास होता है। उदाहरण के लिए जैसा हम इस 8.1b को देखते हैं, SN(X) की संरचना दी गई है। यहाँ इसमें SN(S) और NS(N) बंद 120 डिग्री का होता है और इनकी बॉन्ड की लंबाई लगभग बराबर यानी 1.6 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये तो ए प्रकार का रेखीय अकार्बनिक बहुलक हुए जो कि लीनियर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहलाते हैं। अब हम दूसरी प्रकार के द्विविमीय संरचनाएं या 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में देखें या उनके बारे में अगर हम पढ़ें तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार के बहुलकों की परत संरचना होती है, यानी परत संरचना यानी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। परत से मतलब हम कह सकते हैं कि एक परत या एक लेयर के ऊपर दूसरी परत या दूसरी लेयर, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत या तीसरी लेयर, इस प्रकार की संरचना को लेयर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। इस प्रकार की बहुलकों की परत संरचनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए या एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बोरोन नाइट्राइड का एक रूप Bn के परस्पर जुड़कर बनी एक परतनुमा संरचना का होता है।
इसी प्रकार H3BO3 में H3BO3 इकाइयाँ हाइड्रोजन बंधों द्वारा परस्पर जुड़कर परतनुमा या शीट स्ट्रक्चर बनाती हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देखते हैं। इसके अलावा अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें, इस प्रकार में बहुलकों में प्रत्येक केंद्रीय परमाणु चतुष्फलकीय रूप से 4 बंध बनाता है, या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल फॉर्म में 4 बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार बहुलक की त्रिविमीय संरचनाएं होती हैं। SiO2 में प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन से जुड़कर SiO4 इकाई बनाता है। प्रत्येक SiO4 इकाई 4 अन्य SiO4 इकाइयों से ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़ी होती है, यानी 4 अन्य एक इकाई जो है दूसरी SiO4 से जुड़ी होती है। प्रत्येक SiO4 इकाई 4 अन्य SiO4 से जुड़ी होती है, इकाइयों से ऑक्सीजन के माध्यम से ही जुड़ती है, जैसा कि हम इस 8.2 डायग्राम B 8.2 इस B में इसमें SiO4 एक इकाई होती है और हर इकाई जो SiO4 है दूसरी अन्य 4 इकाइयों से जुड़ी होती है। ये हमारे इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। अगर हम इसकी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स की बात करें तो इस प्रकार बहुलकों में परत संरचना या लेयर संरचना पाई जाती है। इन लेयर के मध्य क्रॉस बंध होते हैं। इस प्रकार के बॉन्ड पॉलीफॉस्फेट्स तथा सोडियम सिलिकेट्स में पाए जाते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम 8.3a और 8.3b 8.3a जो है वो पॉलीफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है और 8.3b जो है वो पॉलीसिलॉक्सेन का स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट जो है ऑर्गेनोमेटेलिक पॉलीमर्स। इन बहुलकों में कम से कम एक धातु कार्बन सीधा बंध पाया जाता है, जैसा कि पॉलीसिलॉक्सेन में पाया जाता है। इनमें कार्बनिक बहुलक तथा अकार्बनिक बहुलक दोनों के गुण पाए जाने के कारण इनको संकर बहुलक हाइब्रिड पॉलीमर्स भी कहते हैं। पॉलीसिलॉक्सेन कार्बधात्विक बहुलक का उदाहरण है। इसमें SiC बंध पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन पॉलीमर्स, यानी उप सहसंयोजक बहुलक। ऐसे बहुलक जिनमें उप सहसंयोजन बंध पाया जाता है उप सहसंयोजक या कोऑर्डिनेशन पॉलीमर्स या उप सहसंयोजक बहुलक कहलाते हैं। जनरली या सामान्यतः लिगेंड एवं धातु के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनता है। धातु परमाणु बहुलक की बैकबोन या रीढ़ में पाया जाता है। उप सहसंयोजक यौगिक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: रेखीय बहुलक, द्विविमीय बहुलक और त्रिविमीय बहुलक, यानी लीनियर, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पॉलीमर्स। रेखीय उप सहसंयोजक बहुलक जो हैं वो इस प्रकार इस डायग्राम की तरह के होते हैं, जैसा हम देख रहे हैं कि MC ट्रिपल बॉन्ड N, it gives MC ट्रिपल बॉन्ड N, it gives MC ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर MAG और AU कुछ भी हो सकता है। यानी रेखीय बहुलकों में धातु की समन्वय संख्या के आधार संख्या 2 होती है। रेखीय बहुलक सरल रेखीय तथा टेढ़े मेढ़ी संरचना वाले होते हैं। सिल्वर तथा गोल्ड के साइनाइड सरल रेखीय बहुलक के 2 उदाहरण हैं, जिनमें धातु की समन्वय संख्या या उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। रेखीय उप सहसंयोजक बहुलक की संरचना AgCN तथा AuCN की तरह होती है, जो कि हमने इसमें दिखाया गया है। AuI टेढ़ी मेढ़ी संरचना वाले यौगिक होते हैं, जिसमें भी Au की समन्वय संख्या 2 होती है। Au प्लस तथा I माइनस आयनों की आयनिक त्रिज्या का योग 3.2 एंगस्ट्रम होता है, जबकि यौगिक में AuI बंध लंबाई 2.60 एंगस्ट्रम होती है। स्पष्ट है AuI में काफ़ी हद तक सहसंयोजी लक्षण पाया जाता है। AgUI की टेढ़ी मेढ़ी संरचना हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। AuI की संरचना इस प्रकार जिगजैग स्ट्रक्चर की होती है। और अगर हम 2 डायमेंशनल बहुलक की बात करें तो Hg2NH Br2 का होल ओन N और Hg2N2H2Cl2 का होल N के धन आयनों में Hg आयनों की समन्वय संख्या 2 है तथा सेतु बंधों की सहायता से समतलीय जाल संरचना या नेटवर्क स्ट्रक्चर जैसा होता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं।
ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर का समान एक ये संरचना होती है। ये थी हमारी द्विविमीय या 2 डायमेंशनली स्ट्रक्चर। इसी तरह से हम त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल पॉलीमर्स की भी बात कर सकते हैं, या उनके बारे में हम बात करें तो इसमें अनेक बहुलक जिसमें HgN N+ धनायन पाया जाता है, जिनमें प्रत्येक HgSp संकरित तथा NsP3 संकरित होता है। यह संरचना विपरीत ट्रिडिमाइट संरचना होती है, जिसमें ऑक्सीजन के स्थान पर Hg तथा Si के स्थान पर N होता है। HgN इकाई की चतुष्फलकीय नाइट्रोजन त्रिविमीय जाल संरचना के लिए उत्तरदायी है। इस धनायन में Hg की समन्वय संख्या 2 होती है। इसी प्रकार ZnCN2 भी त्रिविमीय बहुलक है। प्रत्येक Zn चतुष्फलकीय होता है तथा Cn- आयन इन चतुष्फलकीय Zn परमाणु के मध्य का सेतु का कार्य करते हैं। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन या अकार्बनिक बहुलकों का वर्गीकरण, जिनको कि हमने इस प्रकार से रेखीय और जिगजैग 2 डायमेंशनली 3 डायमेंशनली इस प्रकार और कोऑर्डिनेशन पॉलीमर्स इस प्रकार के भागों में बांटा। नेक्स्ट क्लास अब हम ये सिलिकॉन्स के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे या पढ़ेंगे।